हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोगों ने सी एस आर यूजीसी नेट जून 2024 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड किया होगा और वो पढ़ा भी होगा। बट अगर आपसे कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो क्या क्या मेजर चेंजेस हैं जून 2024 के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, ये मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि इंफॉर्मेशन बुलेटिन बहुत बड़ा है और हम मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कम से कम 86 पेजेस का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। पिछली बार का और भी बड़ा था, 95 पेजेस का था। तो कई बार हम आलस करते हैं कि अरे इतना सब कहाँ पढ़ना है, सिर्फ फॉर्म भर देते हैं, जाके एग्जाम देते हैं। बट कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको फोकस रखना है, ये थोड़ा सा इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जून 2024 का ये नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, और इस नोटिफिकेशन में मेजर चेंजेस हमें क्या क्या दिखे हैं, ये आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो फीस आपको दिख रही हैं, ठीक है, यूजीसी नेट का जून 2000 सीएसआर यूजीसी नेट का जून 2024 का एग्जाम है। यहाँ पे आपको फीस नजर आ रही है कुछ, और इन फीस में आपको थोड़े थोड़े चेंजेस नजर आएंगे। ठीक है, जनरल का फी 1150 है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का 600 है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का 325 है। तो ये फीस 50-50 रुपए बढ़ चुके हैं। ठीक है, ये अगर आप पिछली बार का एग्जाम फीस देखोगे तो पिछली बार के एग्जाम फीस क्या थे, 1100, 550 और 275। ठीक है, तो ये फीस बढ़ के 50-50 रुपए बढ़ गए हैं। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। ठीक है, छोटा सा डिफरेंस है, 50 ही रुपए फी बढ़ी है। एग्जाम कब होने वाला है, तो 25th, 26th और 27th को। ठीक है, एग्जाम होने वाला है 25, 26 और 27 जून को एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे एक हमें एक आशंका आई थी यूजीसी नेट के एग्जाम को देखकर कि क्या ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा, तो नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, मतलब कैलकुलेटर मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये एक अच्छी खबर है कि कैलकुलेटर भी अवेलेबल होगा। ठीक है, बाकी सारी जानकारी एनटीए के वेबसाइट पे धीरे धीरे अपडेट होती जाएगी। बट और क्या क्या लिखा है आइए देखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें दी गई हैं, बट हमें फोकस किन किन चीज़ों पे करना है ये देखिए कि ये जो फेलोशिप है, सीएसआर यूजीसी नेट की फेलोशिप, अब ये 3 अलग अलग क्राइटेरिया में उन्होंने डिवाइड की है। तो ये एग्जाम का क्वालिफिकेशन अब किन किन चीज़ों के लिए होता है, तो सबसे पहला है कैटेगरी 1 में जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, सो इस कैटेगरी में आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट को अप्लाई करने के लिए भी एलिजिबल हो, और बेसिक पीएचडी एडमिशन के लिए भी एलिजिबिलिटी आपको मिली है। ठीक है, सो नॉर्मली क्या होता है कि पीएचडी एडमिशन अगर लेना है तो नेट, सेट, गेट, नेट या गेट या टीआईएफआर जैसे एग्जाम्स को हमें क्वालिफाई करना होता है, बीआरसी का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, तब पीएचडी के लिए एडमिशन मिलता है। या फिर हर यूनिवर्सिटी अपना अपना एंट्रेंस टेस्ट लेती है जिसको पेट कहा जाता है, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, पीईटी। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ पीएचडी रजिस्ट्रेशन की एलिजिबिलिटी देती है, जबकि जेआरएफ ये आपको फेलोशिप के लिए एलिजिबिलिटी देती है। ठीक है, तो कई सारे स्टूडेंट्स पूछते थे मुझे कि सर नेट किए बिना, नेट अगर नहीं हुआ है तो क्या हम पीएचडी के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, तो याद रखिए नेट जेआरएफ का क्वालिफिकेशन ये जरूरी है फेलोशिप मिलने के लिए। ठीक है, नेट जेआरएफ का कट ऑफ क्लियर करना ये पीएचडी एंट्रेंस के लिए या पीएचडी रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी नहीं है, वो फेलोशिप मिलने के लिए जरूरी है। ठीक है, दूसरा कैटेगरी है सिर्फ अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। इस कैटेगरी में अगर आप क्वालिफाई करते हो, जो नॉर्मली हम कहते हैं सीएसआर नेट एलएस। ठीक है, तो उसमें आप जेआरएफ क्वालिफाई नहीं करते हो, जेआरएफ आपको नहीं मिलता है, इसका कट ऑफ थोड़ा सा कम होता है और जेआरएफ नहीं मिलता है। बट असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। बट इस कैटेगरी में अगर आप क्वालिफाई हो गए तो आपको जेआरएफ नहीं मिलता है, इतना ही, फेलोशिप सिर्फ नहीं मिलेगा, बट पीएचडी की शुरुआत आप कर सकते हो। ठीक है, और तीसरा कैटेगरी है कि जहां पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एलिजिबिलिटी नहीं मिलता है, जेआरएफ भी नहीं मिलता है, बट पीएचडी एडमिशन के लिए जरूर एलिजिबिलिटी मिलेगा। मोस्ट लाइकली ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इस थर्ड कैटेगरी का कट ऑफ ये एलएस से भी कम आएगा।
ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा स्टूडेंट्स को पीएचडी की एनरोलमेंट के लिए एलिजिबिलिटी देना चाहते हैं। बट जो जेआरएफ है, फेलोशिप है, उसका उनका उसके लिए उनके पास लिमिटेड सीट्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक तीसरा कैटेगरी इस साल ऐड हो चुका है जो पिछले साल नहीं था। ठीक है, अब इसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखिए कि यहां पे कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में जो पीएचडी के लिए एनरोल करना चाहते हैं, 70% वेटेज होगा परफॉर्मेंस ऑफ इंटरव्यू वाइवा वोस एंड 70% वेटेज होगा नेट का स्कोर, और 30% होगा जो इंटरव्यू हुआ या वाइवा हुआ उस पे। ठीक है, तो सिर्फ नेट के मार्क्स पे पीएचडी में एडमिशन नहीं मिलेगा। नेट के मार्क्स 70% वेटेज रखेंगे, 30% वेटेज रहेगा आपके इंटरव्यू का। ठीक है, तो ये एक मेजर चेंज है। उसके बाद स्टाइपेंड बढ़ चुका है, ये तो आपको पता है। पहले 2 साल 37,000 पर मंथ विथ 20,000 कंटिजेंसी ग्रांट, और उसके बाद 42,000 पर मंथ जब आप एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलो में कन्वर्ट होते हो तो। ठीक है, तो फेलोशिप बढ़ चुका है, इसी 1 जनवरी से बढ़ा हुआ है। ठीक है, उसके साथ साथ और मेजर चेंजेस क्या क्या हैं? ये सारी चीजें तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, कि आपका एमएससी होना चाहिए, मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, कुछ कैटेगरीज को 5% का रिलैक्सेशन है, मतलब मिनिमम 50% मार्क्स भी काफी है। ठीक है, सो ये सारी चीजें तो सिमिलर है, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। ठीक है, उसके साथ साथ कैंडिडेट्स हैविंग पास्ड अ 4-year और 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम शुड हैव मिनिमम ऑफ 75% मार्क्स इन एग्रीगेट और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड ऑन अ पॉइंट स्केल। ठीक है, ये अगर होता है तो ही वो पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द नेट एग्जाम बेस्ड ऑन अ 4-year अंडरग्रेजुएट डिग्री विल बी एलिजिबल फॉर द अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड फॉर एडमिशन टू पीएचडी। ठीक है, सो फेलोशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो अगर आपका मिनिमम 75% एग्रीगेट मार्क्स है। ठीक है, तो ये 4-year बीएस बैचलर ऑफ साइंस प्रोग्राम होता है, या फिर कभी कभी इंटीग्रेटेड 5-year बीएसएमएस प्रोग्राम होता है, या फिर अगर बीई कंप्लीट किया है। ठीक है, बीई कंप्लीट किया है मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है, बट आप फिजिकल साइंस में फॉर एग्जांपल सीएसआर नेट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये क्राइटेरिया दिया गया है। ठीक है, अब सबसे बड़ा सबसे मेजर चेंज यहां पे आपको क्या दिखेगा कि ये जो जेआरएफ का एलिजिबिलिटी है, ठीक है, जेआरएफ का एलिजिबिलिटी बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इट शुड बी नॉट मोर देन 30 इयर्स। पहले ये क्राइटेरिया क्या था ये देखते हैं। पहले ये क्राइटेरिया क्या था? तो पहले का ये क्राइटेरिया था एलिजिबिलिटी का 20, कितना था आपको भी याद होगा कि कितना क्राइटेरिया था। तो पहले अपर एज लिमिट था 28 इयर्स का। ठीक है, अब ये अपर एज लिमिट बढ़ा दिया गया है। ठीक है, सो अब आप देखोगे कि 30 इयर्स का यहाँ पे एलिजिबिलिटी, आप 30 इयर्स तक 30 साल की उम्र तक आप एलिजिबल होते हो। ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ 5 years इज प्रोवाइडेड टू ओबीसी एनसीएल एज वेल एज एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर कैटेगरीज एंड टू विमेन एप्लीकेंट्स। ये एज यूजुअल है, बट पहले इस 5 साल के रिलैक्सेशन के बाद 33 इयर्स मिनिमम एज था, अब वो हो गया है 35। ठीक है, तो 2 साल एक्स्ट्रा सबको एलिजिबिलिटी मिली है। ठीक है, सो ये एक मेजर चेंज यहां पे आपको नजर आ रहा है। ऑफ कोर्स कैटेगरी 2 मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, एडमिशन टू पीएचडी के लिए भी कोई अपर एज लिमिट नहीं है। ठीक है, सो ये मेजर चेंजेस आपको नजर आ रहे हैं। बाकी मोड ऑफ एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड है, पैटर्न ऑफ एग्जाम भी सेम है, इनमें कोई भी चेंजेस आपको नजर नहीं आएंगे। ठीक है, सो ये मेजर चेंजेस आपको इस बार के जून 2024 के सीएसआर यूजीसी नेट एग्जाम में दिखाई देंगे। सो एलिजिबिलिटी मतलब एग्जाम फीस बढ़ चुकी है, बट 50-50 रुपए से बढ़ी है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो 4-year बैचलर प्रोग्राम है उनको भी पीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी मिल सकती है, प्रोवाइडेड मोर देन 75% मार्क्स मिले हैं। और तीसरा है कि एज लिमिट बढ़ा दी गई है, अप टू 30 इयर्स ऑफ एज आप ये एग्जाम दे सकते हो।
ठीक है, तो क्या ये जो चेंजेस हुए हैं CSR UGC नेट में, क्या ये स्टूडेंट्स के फेवर में है या फिर ये चेंजेस नहीं होने चाहिए थे? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एग्जाम फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दीजिए ताकि आपको अपने चॉइस का सेंटर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।